भारत की राजनीति में अभी कई प्रकार के मुद्दे उथल पुथल आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को कई कोने से उलाहना मिल रहा है और कहीं कोई पुल पुलिया भी खराब हो गया तो एक जमात की तरफ से आवाज़ आती है कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यशस्विनी सहाय मौजूद हैं और इनकी खासियत यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा था और 5.5 लाख वोट आया। मैं यह नहीं कहूँगा कि सुबोधकांत सहाय की ये बेटी हैं। मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि कल पूरा भारत, पूरा झारखंड सुबोधकांत सहाय को यशस्विनी सहाय के पिता के रूप में जाने। मैडम, चूँकि राजनीति में आप आ गई हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है किस रूप में आप लेती हैं? कुछ चापा नल भी खराब हो गया तो कहा जाता है कि नेहरू जिम्मेदार। जी, अभी तो आपको पता है कि हमारे शहर में चुनाव चल रहे हैं, तो हम चुनाव के लिए ही अभी कैंपेन कर रहे हैं। और नगर निगम का चुनाव है, तो जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई नल या चापाकल भी काम नहीं करता है तो कहा जाता है कि नेहरू जिम्मेदार। हम वो तो नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी दी जाती है, पर मुझे लगता है कि जो नगर निगम का सिस्टम है, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उस सिस्टम में कोई खराबी होती है तो कहीं ना कहीं हम सांसद का भी चुनाव लड़े, हमें भी उन्हीं मुद्दों के साथ उन मुद्दों पर हम आएंगे मैडम। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो देश दुनिया में जो कुछ चल रहा है, अभी अमेरिका के साथ डील हुआ, कौन कौन सी फाइलें आ गई, नेहरू के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है जो कि अब तक सब कुछ हो सकता है व्यक्ति का है, कहीं कुछ होता होगा, लेकिन इन चीज़ों की जरूरत अभी क्यों पड़ रही है? सर, जैसे कि ये अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत यही सोच है कि ये सब जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि हम अतीत में अभी भी अटके रहें। क्योंकि अगर हम अतीत में रहेंगे तो हम आज की बात नहीं करेंगे और हम कल की बात नहीं करेंगे, और इसीलिए ये एक पूरा ध्यान भटकाने की जो कोशिश होती है इसलिए होती है ताकि आम नागरिक जो इस देश के हैं वो ये कभी सवाल ना पूछे कि हमारे आज का क्या, हमारे कल का क्या, हमारे बच्चों का क्या, हमारे भविष्य का क्या। इसीलिए बहुत बार कहना कि कोई एक ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो पहले इस देश में थे, जो पहले जिनका जो शासन में थे, मुझे लगता है कि ये बस एक ध्यान भटकाने का ही तरीका है और कुछ नहीं। पूरा का पूरा देश 70 सालों का हो गया, 75 सालों का हो गया। अभी हाल के दिनों में जितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ तक की स्थिति अब आ गई। ये आप दुख का विषय है कि स्थिति ये हो गई 2025 में कि अब अगड़े पिछड़ों के बीच में जो वैमनस्यता आ गई। क्या ये भारत का भविष्य किस रूप में देखती हैं आप? सर, बहुत दुखद बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक ऐसे देश थे, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पे कोई भी धर्म का इंसान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे बीच में एक एकजुटता थी, एक समझ था। कहीं भी आप चले जाइए, आज ही आप चले जाइए, रांची में ही देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। ये हमारा कल्चर जो था, इसको कहीं ना कहीं पिछले जो भी सालों में जो सरकार आई है वो धीरे धीरे उस चीज़ को तोड़ रही है, और ये बहुत ही दुख का बात है। और ऐसे बहुत सारे युवाओं से भी हम बात करते हैं जो शायद सिर्फ भाजपा के ही राज में वो वोटिंग किए हैं। वो मतलब 18 साल की उम्र में जब हुए थे तो 2014 की बात होगी, तो वो कभी भी यूपीए का शासन भी नहीं देखे, सिर्फ भाजपा का ही राज देखें। तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया वेव और कल्चर आया है कि हम अगर अपने धर्म को सिर्फ नहीं सम्मान कर रहे हैं पर दूसरे धर्म के हम खिलाफ भी हो गए हैं, और हम अपने धर्म को दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़े हैं और हम सबसे बेहतर हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि भारत की कभी ये हमारी संस्कृति भी थी। जी, आपको ये तक कहा जाने लगा है कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ था। सर, अब क्या बोले, अब जब लोग यही सोच रहे हैं, मुझे बस यही लगता है कि हम बस अपने लोकतंत्र को बचाएं, हमारी जिम्मेदारी ये है। और जैसे ही अच्छे लीडर और नेता आएंगे, और मुझे ये भी लगता है कि बदलाव जैसे होता है, देखिए एक तरीके से प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बदलाव तो होगा ही। वो कोई भी नेता हो, कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो बदलाव तो होगा ही। तो जब भी होगा, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर हमें कहीं ना कहीं काफ़ी मरहम फिर लगाना पड़ेगा। अब आपके आते हैं, रांची से चुनाव आपने लड़ा, 5.5 लाख वोट लाना आसान नहीं है, वह भी संसदीय चुनाव में। ये आपकी ताकत थी या फिर चुनाव हार गए, इसको इस रूप में आप स्वीकारती हैं इसको?
जी, मुझे लगता है कि पहली बार चुनाव लड़ी और एक और बात ये भी था कि मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थी, तो मेरे उम्र का कोई नहीं था, कोई एक महिला कभी रांची से संसदीय चुनाव नहीं लड़ी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और जितना प्यार मुझे मिला है, सिर्फ वोट के तौर पे ही नहीं, पर जहां लोगों से जुड़कर, महिलाओं से जुड़कर, युवाओं से जुड़कर, बूढ़े बुजुर्ग से जुड़कर, वो प्यार मेरे लिए एक बहुत बड़ा जीत है। और ये एक जिम्मेदारी भी अब बन गई है, क्योंकि जब आपको इतना समर्थन मिलता है तो जिम्मेदारी को आप अपने साथ लेकर चलते हैं। इसका मतलब अभी महाराज कि एक वक्त आएगा जब यशस्विनी सहाय सांसद रांची कहलाएंगी। चलिए, ये तो हम कहते हैं कि वो प्रभु की कृपा है अगर ये हो, पर बिल्कुल मेहनत तो कर रही हूँ और लोगों से जुड़ रही हूँ, प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका कोई तो अच्छा फल मिलेगा। एक जो चीज़ आपके बारे में कहा जाता है कि शायद आप चुनाव लड़ने के बाद लोगों से मिलती जुलती नहीं है, लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाती हैं, ये इस परसेप्शन को कैसे दूर करेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से नहीं मिलते हैं। आपको पता होगा कि रांची का जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र भी है, वो सिर्फ रांची का शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण इलाका भी आता है, ईंचागढ़ और सिल्ली भी आता है। तो हम चाहेंगे भी तो हम हर कोना एक व्यक्ति छूना उसके लिए नामुमकिन के ही बराबर है। पर हमने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके ग्रामीण इलाकों में भी उतना जाएं। मैं मानती हूं कि अगर कभी भी हमसे उतना नहीं हो पा रहा है कि हम हर जगह पहुंच पा रहे हैं, तो यही कोशिश रहेगी कि जितने भी अब साल हैं, अगला चुनाव के भी पहले और आगे भी, जितना लोगों से जुड़ पाएँ, 1 to 1 कनेक्शन बना पाएँ। एक जब रिश्ता बन जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते से वो ज़्यादा मजबूती भी मिलती है। राजनीति में आप आई है, पापा नो डाउट के एक ऐसा व्यक्ति सुबोध कांत सहाय को झारखंड की राजनीति में, बिहार की राजनीति में आजाद शत्रु कहा जाता है, कोई उनका दुश्मन नहीं। भाजपा में भी दोस्त हैं, जब मुलाकात होती है तो भाई की तरह, कांग्रेस में भी मित्र हैं उनका, यहाँ तक कि वामपंथी मित्र भी सुबोध कांत सहाय के हैं। मैडम, क्या आप चाहेंगे कि पापा से आप जानी जाएं कि आपके पापा आपसे जाने जाएं? जी, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी की तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जो कहीं न कहीं मैंने उसको, अब मैं उसको संवार भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। मेरा तो बस ये कहना है कि लोग मुझसे जुड़ें। मेरे पिताजी की जो लेगेसी है वो तो है ही, मेरे साथ हर माँ बाप, हर माता पिता अपने बच्चों में वो डालते हैं कि जो भी उनकी ज़िंदगी की, जो भी उनकी पूंजी रही है, वो अपने बच्चों तक देते हैं। तो ये तो मेरा साथ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिला है। पर मेरा जो खुद का व्यक्तित्व है, मैं चाहूँगी कि लोग मुझे जानें, मुझसे जुड़ें और हम सब मिलकर एक साथ फिर आगे बढ़ पाएं। प्रकाश नारायण ने अपनी एक किताब में कहा है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना चाहिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो पहला पड़ाव तो आपने पार कर लिया। रांची की जनता से क्या कहना चाहेंगी, संसदीय क्षेत्र की जनता से? क्या यशस्विनी सहाय को यदि खोजना शुरू करें लोग, कहाँ मुलाकात होगी, क्या संदेश होगा उनके लिए? जी, जैसे कि हमारा जो घर है वही ऑफिस है, तो वहीं आप मिल सकते हैं। मेरे नंबर पे भी आप जुड़ सकते हैं, इसलिए वो तो सबसे एक वो भी है। हम सोशल मीडिया पे भी एक चैनल बनाना चाह रहे हैं कि युवा जो हैं, आजकल के युवा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन भी हैं, तो उनका जो अटेंशन है वो अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो उनसे भी जुड़ने की कोशिश करें। और लोगों से भी मैं मिलने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूर मिलने के बहुत सारे मेरे तरीके हैं। रांची के लिए मेरा बस एक यही रहेगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे रांची के लिए काम करने का, सेवा करने का मौका मिले, लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम जुड़ाकर एक बार काम कर पाऊं। ये थे हमारे साथ रांची संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रही यशस्विनी सहाय। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी उम्र अभी पड़ी हुई है, लिहाजा पहले चुनाव में हारने के बाद ये बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनका राजनीतिक जीवन उज्जवल होगा। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।